तो दोस्तों, ये जो आज का प्रोग्राम है, सॉल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई, ये सबसे बड़ी समस्या है। और आज मैं सबसे पहले एक यहाँ के लिए तो कम से कम एक खुशखबरी आपको दे दूं कि आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, मौजूद हैं श्री पीयूष अग्रवाल जी, जो हैं डिप्टी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू। और ये डेडिकेशन है कि आजकल आप सब जानते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो पूरे भारत में किस तरह से फैल रहा है। उसके बावजूद भी हमारी एक रिक्वेस्ट पर श्री पीयूष अग्रवाल जी तैयार हो गए हमारे जो एमएसएमई भाई बहनों हैं उनको बताने के लिए कि अगर आप भी जूझ रहे हैं इस समस्या से जो है डिलेड पेमेंट की, तो क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो बताने के लिए पीयूष जी खुद आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं दिल से अपनी तरफ से, चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से और आप सबकी तरफ से पीयूष जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस कठिन समय में भी आपने हमें समय दिया। हम वास्तव में आपके आभारी हैं। और दोस्तों, एक बात और कि जो ये आज का ये प्रोग्राम है, ये हम साथ में जो फेसबुक है वहां पर भी लाइव जा रहा है। वहां पर भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो देख रहे हैं। आप वहां भी देख सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन भी रेज कीजिए यहाँ पर, फेसबुक पर भी क्वेश्चन आप अपने रेज कर सकते हैं और हम आपके सवालों का जवाब लेंगे श्री पीयूष अग्रवाल जी से, और कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो आपको दिया जाए। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि ये जो डिलेड पेमेंट है ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है, खास तौर से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि हम अपना सामान बेच देते हैं। सामान बेचने के अलावा हमें उसके ऊपर जो जीएसटी है वो भी बिल जैसे ही हम रेस करते हैं, इनवॉइस रेस करते हैं, तो हमारा जीएसटी भी ड्यू हो जाता है। अगले महीने के अंदर हमें वो जीएसटी भी पे करना होता है। तो ये डबल मार है। एक तो हमें जो पेमेंट है प्रिंसिपल का वो भी नहीं आया, और दूसरा जो हमारा जीएसटी है वो भी अपनी जेब से चला जाता है। और मैंने देखा है बहुत सारे केसेस ऐसे जहां पर प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी जो एमएसएमई हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपना पेमेंट वापस लेने के लिए किसी भी कारण से। तो मैं सबसे पहले तो पीयूष जी का मैं स्वागत करता हूं तालियों से, और मैं आप से पीयूष जी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप एक इनिशियल आप हमें एक एड्रेस कीजिए। आप हमें बताइए कि ये क्या समस्या है, क्योंकि आप एमएसएमई को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और आपके जो प्रोविजन है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, या और भी जो आप हमें बताना चाहें मुझे और जो हमारे एमएसएमई यहाँ पर जो दोस्त हैं और जो फेसबुक पर हैं उनके लिए, कि क्या समाधान हो सकता है कि वो अपना समय से पेमेंट ले सकें इन लार्ज कॉर्पोरेट से, दूसरी एमएसएमई से, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयू इनसे। तो पीयूष जी, स्वागत है आपका। उसके बाद अगर आप परमिशन देंगे तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूंगा, पर पहले हम आपको सुनना चाहते हैं। पीयूष अग्रवाल जी। Thank you Mukesh ji, and thank you participants for attending this conference. Very important from the present perspective. Delayed payment की जो प्रॉब्लम है ये तो सालों से चली आ रही है, कोई नई समस्या नहीं है। लेकिन जब से कोविड-19 आया है तब से ये समस्या और गहरा गई है। पिछले साल में भी हमने देखा था कि कोविड की वजह से बहुत ज्यादा समस्या आने लगी, क्योंकि कंपनीज के पास में ऑर्डर सप्लाई करने के लिए नहीं है, पेमेंट नहीं आ रहा। एक चेन जो है वो टूट चुकी है बिल्कुल। जो पेमेंट की एक जो चेन थी वो बिल्कुल टूट चुकी है इस समय, क्योंकि जब तक एक चेन बनती है पेमेंट की तभी जो है ये कंटिन्यू रहता है। एक ने दूसरे को पेमेंट दिया, दूसरे ने आगे पेमेंट दिया, उसने किसी और को दिया। ये जो चेन है ये इस समय टूट चुकी है। पेमेंट की चेन नहीं टूटी है, लेकिन डिलेड पेमेंट की जो पेमेंट की जो चेन है वो टूट चुकी है। पिछले साल भी टूटी थी, बीच में थोड़ा सा रिकवरी हुई थी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी थोड़ा सा बेटर रहा, और फरवरी में समझता हूँ बेटर रहा। लेकिन फिर वही जो है अब कोविड की वजह से ये फिर से जो चेन जो टूटी थी
और मतलब जो फिर वो जुड़ गई है। तो इस समय ये भारी समस्या फिर हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी है। बिल्कुल मतलब अभी जो समस्या है वो तो है ही है, आने वाली समस्या और गहरा रही है। डिलेड पेमेंट की जो समस्या है ये और अभी एग्रेवेट होगी, क्योंकि वही ये जो चेन जो चली आ रही थी पेमेंट की, एक ने दूसरे को पेमेंट दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, वो जो चेन है वो अब टूट चुकी है और ये फिर से जो है एक समस्या हमारे सामने आ रही है। अब ऐसे देखें जहाँ तक एमएसएमई, वैसे तो मुकेश जी बताएंगे इसके बारे में डिटेल से, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोविजन है एक्ट के अंडर में, जो प्रोविजन है एमएसएमई वो यही है कि एमएससी को हम लोग बेनिफिट देते हैं। हालांकि हमारा मैंडेट एमएसएमई है, लेकिन फिर भी जो है जो एक्ट में प्रोविजन है उसको अभी हम नहीं बदल सकते इमीडिएटली ऑल ऑफ अ सडन। तो अभी यह है कि एमएससी के लिए हम लोग बेनिफिट देते हैं और हमने जो है ऑनलाइन पोर्टल 30 अक्टूबर 2017 को क्रिएट किया है। ये ऑनलाइन पोर्टल इसलिए क्रिएट किया था कि उससे पहले हमें भी नहीं पता होता था कि डिलेड पेमेंट कितने हैं, कितने केसेस फाइल हुए हैं, क्योंकि एक्ट के अंडर में जो पावर है वो हमने जो है डेलीगेट कर रखी है स्टेट एमएससीएफसी को। हर स्टेट में जो है इनको हमने डेलीगेट की हुई है पावर, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज को, और उन्होंने एमएससीएफसी सेटअप की हुई है। तो ये जो है एक तरह से डेलीगेशन जो है उसका ये हुआ कि हमें ये नहीं पता रहता था कि कितने केसेस फाइल हुए हैं। तो जब ये हमारे पास जब समस्या बिल्कुल एकदम सामने खड़ी हो गई, तब हमें पता लगा कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो हमने इसकी ऑनलाइन फाइलिंग शुरू करी 30 अक्टूबर 2017 से, और अब हमारे पास ये डेटा है कि एमएससी जो है कितने सफर कर रहे हैं, कितने डिले में जो है एमएससीएफसी में फाइल हुए, स्टेट वाइज भी है, कंपनी वाइज भी है, और जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री वाइज भी है, सीपीएससी वाइज, सब तरह की हमारे पास लिस्ट है, जिसको हम देख करके ये पता लगा सकते हैं कि किसके पास में कितनी पेंडेंसी है, और उसी हिसाब से हम लोग स्टेप्स लेते हैं। अगर पीएससी के पास में ज्यादा है, सीपीएससी के पास में ज्यादा है, तो हम लोग जो है डीओ लेटर सेक्रेटरी की तरफ से अपने लिखते हैं, सभी सीपीएससी को गए भी है, मिनिस्टर की तरफ से चीफ मिनिस्टर को लेटर गए हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रयास हुए हैं। ये इसी वजह से हो पाए क्योंकि हमें पता लगा कि ये समस्या बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है और हमारे पास डेटा है। तो इसी को हमने जो है ऑनलाइन सिस्टम, इसलिए एक तो ये था हमें फायदा कि हमें मॉनिटरिंग आसान हो गई। दूसरा एमएससी के लिए ये फायदा हमने किया कि वो जो है ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे, मान लीजिए जैसे अब कोविड चल रहा है, आप नहीं जा पा रहे हैं ऑफिस, आप नहीं जा पा रहे हैं अपने फैक्ट्री में, तो आप अपने घर बैठे बैठे और केस फाइल कर सकते हैं। आधा घंटा में आप कंप्यूटर पर बैठ करके केस फाइल कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन जो है आपके पास भी इंटीमेशन आ जाती है और आपके बाहर के पास में आ जाती है। तो उसका ये फायदा होता है कि आपका केस तो कम से कम फाइल हो गया और आपका रिकॉर्ड में भी आ गया, आप भी उसका स्टेटस देख सकते हैं। पहले आपको भी नहीं पता लगता था कि स्टेटस क्या है, आपने जो है रजिस्ट्री पोस्ट से या जैसे भी फिजिकल एप्लीकेशन दे दी, और उसके बाद में आपको भी नहीं पता कि आपके केस का स्टेटस क्या है। अब आप देख सकते हैं काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो कम से कम आप जांच सकते हैं कि भाई मेरा जो है केस अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, मेरा केस जो है कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये बहुत सारी चीजें जो है ऑनलाइन सिस्टम की वजह से आ पा रही हैं। तो ये जो है ये प्रयास हमने मिनिस्ट्री की तरफ से किए और हम लोग मॉनिटरिंग इसकी लगातार कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एमएससी के लिए। जहां तक एमएसएमई की बात है, जिसमें मीडियम में इंक्लूड हो रहा है, तो उसके लिए आपको पता ही है कि पिछले साल 13 मई को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि 45 डेज में सभी एमएससी के पेमेंट, एमएसएमई के पेमेंट जो है क्लियर हो जाएंगे। और उसका इम्पैक्ट आया भी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सभी के पेमेंट क्लियर हो गए या हो जाने उससे, लेकिन ये था कि एक प्रयास जो उन्होंने किया और जो डिक्लेरेशन उन्होंने दिया उससे बहुत फायदा हुआ और सभी सीपीएससीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने पेमेंट देने शुरू कर दिए। और इसके बाद में हमने उनको एक पोर्टल भी क्रिएट करके दिया अपनी वेबसाइट पे ही कि आप हमें जो है इस पोर्टल में बताइए कि आपके केस का स्टेटस क्या है, कितने आपने रिलीज किए मंथ वाइज। तो सभी सीपीएससीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने हमारी वेबसाइट पे ये भी डेटा डाल रहे हैं कि कितने पेमेंट जो है वो लोग कर रहे हैं ऑन मंथली बेसिस, कितना पेंडेंसी है और कितने पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये जो प्रयास हुए हैं उसकी वजह से काफी कुछ जो है बेनिफिट मिला है, एमएसएमई को भी बेनिफिट मिला है। तो ये जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से इनिशिएटिव था। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंपनीज डिफॉल्ट करती हैं, आप बायर जो सप्लायर कोई भी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उसने अगर अपना माल या सर्विसेज अपनी किसी कंपनी लिमिटेड को दी है, तो उसके लिए एनसीएलटी में प्रोविजन है। ये प्रोविजन हालांकि पिछले साल मार्च में ही इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था। पहले इसकी लिमिट 1 लाख थी, अभी इसकी लिमिट इन्होंने 1 करोड़ कर दी है।
और 1 करोड़ से ऊपर कोई भी आपका ड्यू हो, तो आप जो है उसका पेमेंट के लिए एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस फाइल कर सकते हैं और लगभग 3 से 4 महीने में इसकी रिकवरी हो जाती है विद इंटरेस्ट। ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन है जो मतलब लोगों के लिए फ्रूटफुल है, एमएसएमईज के लिए भी फ्रूटफुल है, जिस कंपनी के अगेंस्ट में डिफॉल्ट है उसके लिए, क्योंकि इसकी जो प्रोविजन बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है और इसमें प्रोफेशनल जो है थोड़ा सा लीगल जो एडवोकेट होते हैं, ये इस केस को अपना फाइल करके और रिकवरी कराते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोविजन है वो उस टाइप के हैं कि नहीं तो कंपनी छोड़नी पड़ती है डायरेक्टर को। और यही कहा जाता है कि भाई अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते तो आप कंपनी आपकी दिवालिया है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं और ये कहा जाता है कि भाई आप कंपनी छोड़ दीजिए और इसको हम सेल ऑफ करेंगे। तो नेचुरली बहुत सारी कंपनीज तो वैसे ही पेमेंट दे देती हैं, कोर्ट में आकर के दे देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई कंपनी तो नहीं देंगे वो अपने हाथ से, और जो नहीं दे पाती हैं फिर तो रिजोल्यूशन होती है। इसके अलावा भी हमने एमसीए के साथ में बहुत सारे मैटर टेकअप किए। हमने एमसीए को बोला, ऑपरेशनल क्रेडिटर वर्सेस फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात भी हमने टेकअप करी कि ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एमएसएमई के लिए, और एमएसएमई को जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर ही माना जाता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर की श्रेणी में नहीं माना जाता। उसके लिए जो है हमने हायर लेवल पे सेक्रेटरी एमसीए को चिट्ठी लिखवाई कि इसको थोड़ा कंसिडर किया जाए, और अभी तक वैसे हुआ तो नहीं है बट उनके कंसिडरेशन में है, क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया इस चीज को, तो हम यही कह सकते हैं कि अभी उनके कंसिडरेशन में है। तो इस तरह से जो प्रोविजन है एक्ट के वो मैंने बताए आपको, एमएसएमई एक्ट के प्रोविजन बताए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बताए, और यही है कि हमारा प्रयास तो लगातार रहता है कि एमएसएमई को पेमेंट मिले। बाकी मुकेश जी इसके बारे में और डिटेल से प्रेजेंटेशन देंगे, उसके लिए मैं उनको माइक देता हूँ। जी, धन्यवाद सर। आपने वैसे तो मैं समझता हूँ कि जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, आपने सभी चीजें कवर कर ली हैं। और एक एक क्वेश्चन है सर, वो राहुल मुंद्रा जी पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द ऑब्लिगेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू एंटिटी एज नहीं हाँ entity as a principal employer if their main agency contractor has not paid to the vendor or subcontractor। असल में इसमें मेरे हिसाब से तो राहुल जी देखिए, जिससे आपने एग्रीमेंट किया है, जिसने आपको जो परचेज ऑर्डर दिया है, वो ही रेस्पॉन्सिबल है अल्टीमेटली आपको पेमेंट करने के लिए। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने अगर किसी को, एजेंसी को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया है और आप वो सामान या सर्विस बेच रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्टर को और एजेंसी को, और जो प्रिंसिपल जो एम्प्लॉयर है जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू एंटिटी है, मैं समझता हूँ कि वो शायद उसके लिए पेमेंट के लिए जब तक कोई एग्रीमेंट में ऐसी कंडीशन ना हो तब तक हम किसी थर्ड पार्टी को तो शायद रेस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। बट पीयूष जी इस पे ज्यादा अच्छा कुछ बता पाएंगे। इसमें यही है कि देखिए जहाँ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है तो वही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपने किसी के साथ में एग्रीमेंट किया हुआ है तो वो एग्रीमेंट उस लिहाज से भी देखा जाएगा कि भाई अल्टीमेटली जो बायर है वो कौन है, या जो सर्विस टेकर जो सर्विस ले रहा है वो कौन है, उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके ऊपर आप केस फाइल कर ही सकते हैं, अफेक्ट उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है बजाय इसके कि प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट में आप डालें केस, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का ये होता है कि वो माने या ना माने, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात तो माननी पड़ती है, चाहे वो एनसीएलटी में केस करें आप, चाहे एमएससीएफसी में केस करें। तो थोड़ा सा ये फर्क तो पड़ता है कि अगर गवर्नमेंट कंपनीज है तो वो थोड़ा सा डरते हैं कि भाई गवर्नमेंट से लेटर आया है, गवर्नमेंट टेकअप कर रही है, जबकि प्राइवेट कंपनी पे इतना इम्पैक्ट नहीं हो पाता। सर वैसे हमने देखा है पिछले दिनों कि इवन जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, कई बार कुछ केसेस में बैंक्स हैं, वहां भी इम्पैक्ट उतना नहीं हो पा रहा। बट हेमा पटेल जी पूछ रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, केसेस फाइल्ड इन एमएसएमई समाधान आर गेटिंग रिजेक्टेड with the reason as documents not clear, can you give solution on the same। तो कह रहे हैं कि उसने रिजेक्ट कर दिया एमएससीएफसी ने कि भाई डॉक्यूमेंट्स नॉट क्लियर। इसमें आप पूछ सकते हैं उनसे, क्योंकि ये जो चीज है थोड़ी सी वेग सी है, ये किसी के लिए भी वेग सी है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं क्लियर का क्या मतलब है। ये तो उनसे बातचीत करके ही पूछा जा सकता है कि कौन से डॉक्यूमेंट उनको चाहिए जो कि नहीं है। या तो ये हो सकता है कि जैसे परचेज ऑर्डर आपने नहीं लगाया हो, या इनवॉइस नहीं लगाया हो, या चालान नहीं लगाया हो, तो ये चीजें हो सकती हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं क्लियर होने की। बाकी डिपेंड करता है कि वो किस रूप में उसको देख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है यूएम या यूआर का जो सर्टिफिकेट है,
वो जो है उसमें वो आइटम्स मेंशन ही ना हो जो कि आपने उसको सप्लाई करी हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपने जो है जब रजिस्ट्रेशन लिया हो तो आपने मैन्युफैक्चरिंग का ले लिया जबकि आप ट्रेडिंग करते हो। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं डॉक्यूमेंट्स नॉट क्लियर की बात, लेकिन ये जो है उन्हीं से पूछी जा सकती है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ये आप हम्म। आपको ज़्यादा दिक्कत आती है तो इसको आप लिख सकते हैं हमें भी, और हम लोग भी इसको टेक अप कर सकते हैं उसके साथ चिट्ठी लिख करके कि भाई क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, ये इनको बताया जाए। हम्म। हम्म। तो हेमा जी, अगर आप चैम्बर की मेंबर हैं तो आप बिल्कुल हमें चैम्बर को भी आप एक लेटर भेज सकते हैं, वो कॉपी लगाकर उसकी, जहां आपको कहा गया है आपका केस रिजेक्ट कर दिया गया है। हम भी मिनिस्ट्री से टेकअप कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी मिनिस्ट्री से भी टेकअप कर सकते हैं। सर, सवाल आते जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि पहले जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं का जवाब ले लिया जाए आपसे। वो कह रहे हैं कि कैन वन मीडियम और स्मॉल, ये उमेश मंत्री जी पूछ रहे हैं, कैन वन मीडियम और स्मॉल एंटिटी जो प्रोप्राइटरशिप में है कैन गो फॉर एमएसएमई समाधान, इवन अपोजिट पार्टी आल्सो एमएसएमई, प्रोप्राइटर या कंपनी, वो कुछ भी है। अपोजिट पार्टी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे पार्टनरशिप में हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, कोई भी हो, पार्टनरशिप में हो, किसी भी फॉर्म में हो, बायर के लिए जो है वो कोई भी हो सकता रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो सप्लायर है यानी कि जो एमएससी है वो एमएससी ही होना चाहिए जहां तक एमएससी एफसी ने केस फाइल करने की बात है। हम्म। तो मैं समझता हूं कि आपको उमेश मंत्री जी, आपका जो जवाब है वो मिल गया होगा कि यहाँ जो ये समाधान पोर्टल है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो सेलर है वो एक एमएससी होना चाहिए। तो आपके सवाल को सर मैं अगर इसको थोड़ा और एलोबरेट करूं, तो आपने कहा कि भाई अगर जो सप्लायर है वो मीडियम और स्मॉल एंटिटी, तो पहली बात तो मीडियम कैटेगरी में अगर आप हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये जैसे सर ने बताया कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ये समाधान पोर्टल है। तो क्या आपने पूछा कैन वन मीडियम और स्मॉल एंटिटी, तो अगर आप स्मॉल में हैं तो और आप साथ में एमएसएमई भी हैं, में रजिस्टर्ड हैं, तब आप इसमें फायदा ले सकते हैं। और आपका जो बायर है वो एमएसएमई है, नॉन एमएसएमई है, कंपनी है, प्रोपराइटर है, पार्टनर है, गवर्नमेंट है, कोई ट्रस्ट है, सोसाइटी, वो कोई भी हो सकता है। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कंडीशन ये है कि जो सेलर है वो एमएससी होना चाहिए। क्यों पीयूष सर? मैं हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ये सुजीता जी कह रहे हैं कि वी डिड केस फाइलिंग इन बेंगलोर, तो ठीक है, आपने बेंगलोर में अगर ये केस फाइल किया है, मैं समझता हूँ कि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस अच्छा है वैसे तो, बट आप कह रही है बट नो अपडेट। हो सकता है कोरोना की वजह से कुछ वहाँ डिले हो रहा हो। और अगर मैं फिर कहूँगा कि अगर आप मेंबर हैं चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, तो प्लीज़ आप हमें भेजिए अपना जो कुछ जो आपकी प्रॉब्लम है। हम भी कर रहे हैं कोशिश। देखिए, ये एक जॉइंट कोशिश है, मैं कहूँ कि कोई इसका एक फुल प्रूफ कोई समाधान है वो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं। और हम भी मिनिस्ट्री से, हमने भी पिछले दिनों काफ़ी जो हमारे मेंबर हैं उनकी जो समस्या थी, जब उन्होंने हमें बताया तो हमने मिनिस्ट्री, मैंने तो सर बल्कि इवन जिन स्टेट में हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स को भेजा, मिनिस्टर एमएसएमई को भेजा, सेक्रेटरी को भेजा। तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपकी बात थोड़ा और एस्केलेट हो सके। बेंगलोर में मैं समझता हूँ कि वैसे तो शायद बेंगलोर का एमएससीएफसी काफ़ी एक्टिव है, और लेकिन हो सकता है बेंगलोर कोरोना। में मतलब कर्नाटक में रीजनल लेवल पे काउंसिल्स बनी हैं, तो इसलिए वहाँ थोड़ा सा एक्टिवनेस है। हाँ, हाँ। और हो सकता है कि कोरोना की वजह से थोड़ा, शायद मेरी भी बात हुई थी बेंगलोर में सर जो है, उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या स्टेटस चल रहा है। तो उन्होंने बताया था कि कोरोना की वजह से थोड़ा बीच में, क्योंकि ऑनलाइन जो हियरिंग है ये शायद अभी एमएससीएफसी में नहीं शुरू हो पाई है जैसे और कोर्ट्स में हो गई केवल हैं। एक तमिलनाडु एक स्टेट है जो कि वीसी पे करते हैं, वो ओके। शुरू से करते हैं, वो केवल कोरोना की वजह से नहीं, वो शुरू से करते आ रहे हैं। तो उसको हमने एक एग्जाम्पल की तरह से सभी एमएससीएफसी को बताया भी कि भी आप लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कर सकते हैं। ओके। और अब हो सकता है कुछ लोगों ने एमएससीएफसी में शुरू कर दिया हो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हाँ, तो सर इसमें भी अगर पीयूष सर, आप अगर थोड़ा मिनिस्ट्री लेवल पर आप अगर स्टेट्स को ये कहें कि भाई आप भी ये ऑनलाइन जो हियरिंग है वो शुरू कीजिए, तो उससे शायद काफ़ी फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये कह रही हैं कि देर इज नो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, इवन दे आर नॉट रेडी टू गिव कॉन्टैक्ट नंबर आल्सो। और देखिए ऐसा है कि
दिक्कत तो है, सभी जगह दिक्कत है एमएससीएफसी जितनी भी हैं, क्योंकि केसेस जैसे मैंने बताया ना कि कोविड की वजह से बहुत ज्यादा केसेस फाइल हो रहे हैं। आप जस्ट दिल्ली का ही मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 6000 केसेस पेंडिंग है एक एमएससीएफसी में। और आप ये देख लीजिए कि आज की डेट तक ऑनलाइन जब से हमने शुरू करी है, केवल ऑनलाइन की फाइलिंग में बता रहा हूँ, तो 73,000 केसेस जो है ऑनलाइन में फाइल हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि 73,000 इज नॉट ए स्मॉल नंबर ऑफ केसेस। और इसमें जो दिक्कत आ रही है एमएससीएफसीज को केसेस डिस्पोज ऑफ करने में, वो यही है कि वो ये समझते हैं कि हमारे पास एडिशनल बर्डन है। और थोड़ा बहुत माना जाए तो ये एडिशनल बर्डन तो है, क्योंकि इसमें जो भी चेयरमैन है वो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज है हर स्टेट में। कुछ स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना दी गई है, उनकी मैं नहीं बात कर रहा हूँ, बट ज्यादातर जो प्रोविजन है एक्ट का वो ये है कि डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज शैल बी द चेयरमैन ऑफ द एमएससीएफसी। अब क्या होता है कि उनके पास में अपना रेगुलर इंडस्ट्री का वर्क है ऑलरेडी, तो वो ये समझते हैं कि ये जो वर्क है ये एक तरह से उनके लिए एडिशनल बर्डन है। और वो हमारे से ये हमेशा ये शिकायत करते हैं, ये बोलते हैं कि साहब हमें हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम लोग कैसे मीटिंग करें, हम लोग के पास में फंड्स नहीं होता है, इसको लीगल एक्सपर्टाइज नहीं होती है हमारे पास में, और हमारे पास में जो है एक तरह से ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन करने वाला नहीं है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हम लोग मानते हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि इस टाइप का कोई फंडिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए हम लोग फंडिंग भी नहीं दे पाते हैं। तो ये एक समस्या है, उनके लिए भी समस्या है कि ये जो है केसेस जो है कैसे डिस्पोज ऑफ करें जल्दी। तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग रेगुलरली जो है निम्स में हमारा जो एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हैदराबाद में इंस्टीट्यूशन है, तो उन पे वहाँ पे हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मॉक कोर्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जहाँ तक ट्रेनिंग देने की बात है एमएससीएफसी के मेंबर्स को, वो हम लोग अपने पूरे प्रयास करके और रेगुलरली उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा एक नॉलेज मिले और थोड़ा सा एक एक्सपर्टाइज मिले कि किस तरह से केसेस करने हैं। जी लेकिन ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, ये बात सही है। और इसके लिए जो है स्टेट को ही कुछ आगे आके प्रयास करने पड़ते हैं। सर वो ठीक है, लेकिन अगर हम स्टेट सेंटर और सेंटर स्टेट पे डालते रहे, देखिए हम एमएसएमईज की अपनी समस्या है, तो हम अगर सरकार की समस्याओं में पड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम जो अपना है उससे भटक जाएंगे। ये तो सरकार का रोल है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो प्लीज इसमें तो हम चाहेंगे कि जो भी मदद हो सके। एक क्वेश्चन है राहुल जी का, our associate company has filed case on 10 June 2020 but till now no hearing has started. This is pertaining to West Bengal MSME Council. मैं फिर आपको राहुल जी आपको वही मैं कहूँगा कि यस ये जरूर आपकी समस्या होगी, बट अगर आप मेंबर हैं चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के तो जरूर हमको आप ये सारी डिटेल लिखकर भेजिए। मैं कोशिश करूँगा, और कोशिश ही नहीं मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मैं साथ में जो वेस्ट बंगाल की जो भी चीफ मिनिस्टर हैं जो करंट हैं उनको, इंडस्ट्री मिनिस्टर को, और सेंटर में भी और साथ में पीयूष सर को भी मैं जरूर अपने चैम्बर की तरफ से भी हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका केस प्रायोरिटी पर सुना जाए। ये बी के सिंगल जी कह रहे हैं वी आर बेस्ड इन कानपुर यूपी एंड एट फाइल्ड केस थ्रू एमएससीएफसी ऑन वन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिडको ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वन केस अगेंस्ट वन एमएनसी इंडस कॉफी, but since last more than 1 year has passed and no concrete action being taken, the committee do not sit. ये आपका यूपी का जो केस है कानपुर का, जो मुझे खबर मिली थी, मेरी एक दो लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कानपुर में फिर भी कुछ एक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप सिंगल साहब अगर आप मेंबर हैं तो जरूर आप हमें बताइए। पीयूष सर आप इसमें कुछ अगर इनको कुछ एडवाइस करना चाहें। ऐसा है कि वो इसमें ना कानपुर में कमिश्नरेट लेवल पे इन्होंने एमएससीएफसी क्रिएट कर दी है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि एक एमएससीएफसी से काम नहीं चलने का। बड़े बड़े स्टेट्स हैं जैसे यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ अभी तक सिर्फ एक एमएससीएफसी है, जबकि कुछ स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और रीजनल लेवल पे काउंसिल्स बना दिए हैं। तो हमारे प्रयास के बाद में, हमारे इनिशिएटिव के बाद में भी यूपी में भी कमिश्नर 18 कमिश्नरेट हैं, तो 18 कमिश्नरेट पे इन्होंने जो है एमएससीएफसी क्रिएट कर दी है। अब बस यही है कि कर तो दिया, अब इसको केसेस वहां ट्रांसफर करके और वहां सुनवाई होगी, तो उससे स्पीड अप होगा केस, क्योंकि जो चीज एक एक एमएससीएफसी करती थी वो 18 एमएससीएफसी करेंगी। तो इसमें थोड़ा सा तेजी तो आएगी, लेकिन अब यही है कि थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट इसमें किस तरह से इनिशिएटिव लेती है ये डिपेंड करता है। तो फिर भी हम लोग टेकअप करते हैं उनसे, यूपी गवर्नमेंट से हमने पहले भी टेकअप किया हुआ है कि इसको जो है फंक्शनल किया जाए।
तो आप कह रहे हैं यूपी में अब 18 MSCFC बन गई हैं? हाँ, कमिश्नरेट लेवल पे बन गई हैं जितने पर भी है सर कमिश्नरेट, अच्छा, जैसे ओके, मेरठ हो गया, बरेली हो गया, आगरा हो गया, तो ये सब हाँ, कमिश्नरेट लेवल पे बन गई हैं। तो ये जो केसेस जितने भी है, एक ही जगह जो सुनवाई होती थी, अब जो है 18 जगह हो। ओके। तो मैं समझता हूँ मिस्टर BK सिंघल, शायद ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, आप पता कर सकते हैं कि अब आपका ये केस किस कमिश्नरी में है जहां पर आपका लोकेशन है। प्रोजेक्ट फोर्स करके हैं, ये पूछ रहे हैं ऑन वन एंड देयर विल बी बायर हु माइट डिले एंड ऑन अनदर फाइनेंशियल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन रेस्ट्रिक्ट बोरोइंग फॉर 90 days और मैक्सिमम 120 days पेमेंट। Can ministry consider to give guidelines to even finance lending institution to check credibility of the बोरोइंग बिफोर लॉकडाउन? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपका नाम मुझे नहीं पता, प्रोजेक्ट फोर्स करके आपने यहाँ पर ज्वाइन किया है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, उनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई ऐसा रेगुलेटरी पावर नहीं है। ये जो रेगुलेटरी पावर है फॉर द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ईदर विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो आप कह रहे हैं कि जो बैंक्स हैं वो 90 डेज या 120 दिन के, जो मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं कि डेटर्स जो हैं वो कंसीडर करते हैं, तो जब हम भी देते हैं उनको, आपने जब अपना CMA दिया होगा या अपनी प्रोजेक्शंस दी होगी, तो खुद आपने भी कहा होगा कि जो हम डेटर्स हैं या जिनसे रिकवरी होनी है हमारे बायर से, वो 90 डेज या 120 दिन में हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि आपने भी ये नहीं कहा होगा कि हमारे जो बायर्स हैं वो एक एक साल तक हमें पेमेंट नहीं करेंगे। तो इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा शायद रोल इसमें नहीं होगा। ये हमने भी कहा है, हमने एक सजेशन दिया था, हमने ये कहा है कि भाई देखिए, आप 90 डेज का जो आप लेते हैं डेटस, उसको तो आप कम से कम बढ़ाइए, 180 दिन तक का जो डेटस है उनको कंसिडर करिए फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। राहुल गार्ड जी कह रहे हैं, राहुल गार्ड फोर्स, इफ वी आर सर्विस प्रोवाइडर इन मैन पावर इंडस्ट्रीज, ये ऊपर चला गया, क्वेश्चन बहुत आए जा रहे हैं। इफ वी आर सर्विस प्रोवाइडर इन मैन पावर इंडस्ट्रीज एंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डिड नॉट पे, देन व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ वेंडर टू पे सैलरी? सैलरी के पेमेंट तो हमारे इसमें एक्ट में कवर नहीं होते हैं। हमारे यहाँ जो एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से जो भी है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेस है, यानी पेमेंट ड्यू अगेंस्ट सप्लाई मेड और सर्विसेज रेंडर्ड। सर नहीं, उनका क्वेश्चन जो है सर, मैं शायद ठीक तरह से पढ़ नहीं पाया। वो ये कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि वो एक मैन पावर सर्विस चलाते हैं, मैन पावर इंडस्ट्री, मतलब वो दे विल बी सप्लाइंग द मैन पावर टू द कंपनी। वो कह रहे हैं कि भाई मैं मैन पावर सप्लाई मैंने कर दिया, अब जो जिसको मैन पावर सप्लाई किया वो पेमेंट नहीं कर रहा है, और वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो वो कह रहे हैं कि अब मैं जो मेरा जो स्टाफ है जो लोगों के यहाँ लगा हुआ है उसको मैं सैलरी कैसे दूं? तो देखिए, मैं तो आपको रॉयल गार्ड फोर्स जी, मैं आपको यही कह सकता हूँ कि देखिए, सैलरी की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की रहेगी। ये जो मिनिस्ट्री है वो आपका पेमेंट रिकवरी में तो मदद कर रही है, जो भी हो पा रहा है। सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे पीयूष सर ने कहा, लेकिन जो आपको सैलरी देनी है वो तो अगर आपके एम्प्लॉय हैं तो वो तो आपको ही देनी पड़ेगी, और उसकी जिम्मेदारी तो आप ही की होगी, क्योंकि वो आपके एम्प्लॉय हैं। आपका ESI, PF, ये भी सारी जिम्मेदारी आपकी होंगी। सुजीता के जी कह रहे हैं हाउ टू फाइल ऑनलाइन, ये हम अभी आपको बता देंगे कि आप कैसे ऑनलाइन फाइल करेंगे। राहुल जी कह रहे हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर वेजेस ड्यूज clearing if not paid by his contractor. Why not same umbrella is provided for MSME units too? Principal employer is liable for wages dues clearing if not paid by his contractor. ये मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। एक क्वेश्चन है सर, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा वैसे। ये कह रहे हैं कि हेमा पटेल जी का ही क्वेश्चन है ये, ओवर केसेस आर मोस्टली गेटिंग रिजेक्टेड ड्यू टू परचेज ऑर्डर। क्योंकि सर वहाँ जो आपका जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें वो एक कॉलम है परचेज ऑर्डर। अगर मेरे पास परचेज ऑर्डर नहीं हुआ, क्योंकि कई बार होता है जो बायर है उससे पुराना रिलेशन है, वो फोन करता है भैया जरा सप्लाई कर दो जल्दी, अगर उस टाइम में हम ये कहने बैठे हैं कि आप परचेज ऑर्डर दे दो,
जिसके लिए मैं बात करूंगा, बट मैं आपसे ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि परचेज ऑर्डर अगर राइटिंग में नहीं है तब क्या करें। देखिए, एक्ट में हमने ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं किया हुआ है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एक्ट में यही है कि भई डिलेड पेमेंट आपका है। आपको एमएससी हर एक एमएससीएफसी का काम करने का ढंग थोड़ा-सा अलग होता है। कोई थोड़ा-सा लीनिएंट व्यू रख से लेते हैं, कोई थोड़ा स्ट्रिक्टली लेते हैं। तो आपको ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि परचेज़ ऑर्डर उन्होंने दिया था या नहीं दिया था। अगर दिया था तब तो आप लगा ही देंगे। अगर नहीं दिया तो आप बता सकते हैं उनको कि ये उनकी टेंडेंसी रही है आपके रिलेशंस की वजह से, इस टाइप के आपके बिज़नेस रिलेशंस हैं कि वो फ़ोन पे ही ऑर्डर सप्लाई करते हैं, मतलब देते हैं और हम लोग उसको सप्लाई करते हैं। तो ये एक टेंडेंसी हमारी शुरू से चली आ रही है, ये आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अगर आपका जो बायर है वो ही नहीं कहता कि साहब मैंने तो परचेज़ ऑर्डर दिया नहीं था। अल्टीमेटली ये है कि अगर वो ये कहता है कि मैंने तो परचेज़ ऑर्डर दिया नहीं था, तब दिक्कत आती है। जब तक वो एक्सेप्ट करता है कि परचेज़ ऑर्डर हाँ, उसने फ़ोन पे दिया था, तो वो फिर कोई उसमें वो नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो एमएससीएफसी को सिर्फ ये जानना होता है कि भई परचेज़ ऑर्डर दिया था, अगर दिया था तो कॉपी है, अगर नहीं दिया था तो अगर वो बायर जो है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैंने परचेज़ ऑर्डर दिया था, तो उतना ही ज़रूरी होता है उसके लिए एस्टेब्लिश करना कि उन्होंने परचेज़ ऑर्डर प्लेस किया था। बाकी ये उनके डिस्क्रिप्शन में आता है कि वो उसको डॉक्यूमेंट्री ही लेना चाहते हैं या उसको अगर कोई सैटिस्फाइड है तो उसको मानते हैं। सर, मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये ऐड करना चाहूंगा कि जब हम समाधान पोर्टल में जब हम डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करते हैं, तो वहां पर हमें परचेज ऑर्डर अपलोड करने का एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम वो परचेज ऑर्डर उसमें सबमिट नहीं करते, तब वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन यहाँ मैं ये थोड़ा विद योर परमिशन सर, मैं ये बता दूं कि एफएक्यू में भी अगर आप जाएंगे, वहाँ जो मिनिस्ट्री का है जहाँ पर डिलेड पेमेंट के बारे में आपने एक एफएक्यू बनाया है, उसमें भी शायद ये लिखा है। और यहाँ भी ये प्रोविजन है कि अगर आपके पास परचेज ऑर्डर नहीं है, तब आप एक एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई एफिडेविट में हम क्या लिखें। तो आप एक एफिडेविट बनाइए और उसमें ये जो फैक्ट्स हैं, ये आप फैक्ट्स एक एफिडेविट की फॉर्म में दीजिए कि साहब ये मेरा बायर है, इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था और ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये ऑर्डर मुझे बायर की तरफ से मिला था। वो जो ऑर्डर मिला मुझे, आप लिखिए कि मुझे राइटिंग में नहीं मिला, मुझे फ़ोन पे ये ऑर्डर दिया गया या पर्सनली आके ये मुझे ऑर्डर दिया गया या मैं पर्सनली गया और हमें वो ऑर्डर दिया गया और उस ऑर्डर के हिसाब से मैंने उनको माल सप्लाई किया। और वो जो इनवॉइस जो हमने रेज किया है जिसके अगेंस्ट हम ये डिमांड कर रहे हैं पेमेंट, वो उस वर्बल परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट है। तो ये एक प्रोविजन है कि अगर आपके पास परचेज ऑर्डर नहीं है, तो आप एक एफिडेविट आपको फाइल करना होगा, क्योंकि वहां पर मैंडेटरी है वो। उसके आगे सर जब तक हम परचेज ऑर्डर डालते नहीं है, तब तक वो आगे बढ़ता नहीं है। तो इसलिए आप वहां पर परचेज ऑर्डर की जगह ये जो मैंने आपको बताया एफिडेविट, वो आप जरूर फाइल कर दीजिएगा वहां पर। और आप जैसे कह रहे हैं कि भाई हमारा सिस्टम जनरेटेड परचेज ऑर्डर है, तो कौन मना करता है कि सिस्टम जनरेटेड परचेज ऑर्डर, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो सिस्टम परचेज ऑर्डर कभी भी एक्सेप्ट कोई पार्टी नहीं करती ना। जो देखिए बायर है, वो परचेज ऑर्डर थोड़ी एक्सेप्ट करेगा। परचेज ऑर्डर तो आपको एक्सेप्ट करना है। आप कह रहे हैं कि वी हैव सिस्टम जनरेटेड परचेज ऑर्डर विच आर नॉट एक्सेप्टेड बाय देम। वो तो उन्हीं के सिस्टम से जनरेट हुआ है ना परचेज ऑर्डर, आपके सिस्टम से तो जनरेट नहीं हुआ। तो आपने तो एक्सेप्ट करना है, वो उनको परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना है। वो परचेज ऑर्डर इज टू बी एक्सेप्टेड बाय द सेलर ओनली। सर ये बहुत सारे सवाल आ गए, जरा मैं पीछे चल रहा हूँ। प्लीज सेंड मेल आईडी वेयर वी कैन सेंड डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट केस। तो जो भी मेंबर हैं चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के, उनके पास तो मेल आईडी है, वो आप उसी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। गौरव जी कह रहे हैं हमें एमएसएमई समाधान में एप्लीकेशन किया है, इसके बाद एमएसएमई क्या एक्शन लेते हैं। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर आप डिटेल में बता सकते हैं कि एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो गई हमारी ऑनलाइन, तो उसके बाद क्या होगा। जैसी एप्लीकेशन सबमिट होती है ऑनलाइन, तो एक कॉपी आपके बायर को और एक कॉपी आपको खुद को मिलती है। वो एक तरह से एक नोटिस टाइप की होती है, जिससे ये पता लगता है कि आप एज ए सेलर या आप सप्लायर जो है, आपने एक केस फाइल किया है आपके बायर के अगेंस्ट में और इतने अमाउंट का फाइल किया है, उसमें इंटरेस्ट भी
अलग से प्रोविजन है, इतना इंटरेस्ट है। और बायर को जो है ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो 15 डेज में इसका पेमेंट कर दे। और वो जो है एक तरह से एक वार्निंग टाइप की उसके लिए होती है। तो ये जो है इमीडिएटली ईमेल से उसकी पहुंच जाती है। जो ईमेल आईडी आप लोग उसमें मेंशन करते हैं अपने बायर का या सर्विस जो लेता है आपसे, तो वो ईमेल आईडी पे उसको वो मिल जाती है और आपको भी कॉपी मिल जाती है। तो ये 15 दिन का टाइम होता है, तो 15 दिन तक एमएससीएफसी में कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 15 दिन में ही पेमेंट हो जाता है। कुछ लोग जो है डर के तुरंत ही कर देते हैं कि भाई अब गवर्नमेंट के चक्कर में क्यों पड़े, ये सब केस वेस के चक्कर में क्यों करें, वो पेमेंट कर देते हैं। तो जो पेमेंट नहीं करते हैं तो उसको जो है एमएससीएफसी फिर केस बना लेती है, यानी केस रजिस्टर्ड कर लेती है वो। फिर वो जो है आपसे कहती है कि भाई जो है फिजिकल फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट वो एग्जामिन करती है कि क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, परचेज बिल लगाया है नहीं लगाया, परचेज ऑर्डर लगाया नहीं है, इनवॉइस लगाई नहीं, चालान लगाया नहीं। तो वो और आपकी जो जो मतलब एज ए सप्लायर जो है आप रजिस्टर्ड है नहीं है, जो मतलब आइटम्स आपने सप्लाई करी है वो ऐसे तो नहीं है बिल्कुल जो अलग हो, जो कि आप बनाते ही नहीं है या जो आप सर्विस देते ही नहीं है। तो ये सब चीजें वो देख करके फिर केस को रजिस्टर्ड करते हैं। केस को रजिस्टर करने के बाद में फिर वो दोनों को जो है नोटिस भेज करके बुलाते हैं मीटिंग में और ये बोलते हैं कि कंसिलेशन आप लोग करिए। कंसिलेशन का मतलब यही है कि आप लोग बैठ करके बात करिए और रिजॉल्व करिए कि भाई क्यों पेमेंट नहीं हो रहा और क्यों आप डिले कर रहे हैं। अगर कंसिलेशन फेल होता है तो फिर एमएससीएफसी जो है वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है, जो कि उनके पास में रजिस्टर्ड होते हैं, लिस्टेड होते हैं। और फिर आर्बिट्रेटर के पास में केस रेफर हो जाता है। उसके बाद में आर्बिट्रेटर जो है अवार्ड इशू कर देता है उसमें। तो यही एक प्रोसेस है जो एमएससीएफसी करती है। और कंसिलेशन जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही मीटिंग में कंसिलेशन खत्म हो जाता है। जैसे कभी ऐसा होता है कि आप नहीं आए, कभी आपका बायर नहीं आया, या कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए जो ये कहते हैं कि भाई नहीं सप्लाई जो है ठीक नहीं थी, क्वालिटी गुड्स की ठीक नहीं थी, कोई डिस्प्यूट है, तो इसमें 2-3 मीटिंग में जा करके तब जा करके जो है फिर केस रिजॉल्व होने के चांसेस बनते हैं। जी, तो इसका मतलब पहले तो जो ये एमएससीएफसी कोशिश करते हैं कि आपस में बैठ के भैया फैसला कर लो, कुछ नेगोशिएट करना है तो वो कर लो, कुछ कम ज्यादा करना है तो वो कर लो, लेकिन पेमेंट कर दो इनका, वो उनसे कहते हैं। अगर वो नहीं मानते तो फिर आर्बिट्रेशन में रेफर कर दिया जाता है। जी, वो कह रहे हैं कि डेटर पे कोई लीगल एक्शन लेते हैं एमएसएमई डिपार्टमेंट? नहीं, एमएसएमई डिपार्टमेंट डेटर पे कोई एक्शन नहीं लेता है। वो तो जो अवार्ड इशू होता है वो अगर आपके फेवर में है तो वो अवार्ड जो है वो उसको ही मिलता है। और उसमें फिर ये प्रोविजन है कि अगर वो उस अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं है, आपका बायर जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर हुआ है वो उस अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं है, वो जो है अपील कर सकता है हाई कोर्ट में और 75% उसको जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए 1 महीने का टाइम होता है उसके पास में, या तो वो केस को एक्सेप्ट करे और पेमेंट करे, और अगर पेमेंट नहीं करता तो उसके लिए फिर ये प्रोविजन बनता है कि वो जो है उसमें 75% डिपॉजिट करके और फिर जो है अपील करे हाई कोर्ट में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज बताई पीयूष सर ने। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर एमएससीएफसी और ये आर्बिट्रेशन के थ्रू आपके फेवर में अगर अवार्ड कर देते हैं, तो उस अवार्ड को चैलेंज करने के लिए भी आपके बायर को पहले जो अमाउंट है अवार्ड का उसका 75% जमा करना पड़ेगा कोर्ट में, और तभी उसकी वो अपील कर सकते हैं, और नहीं तो उसका वो पेमेंट करना पड़ेगा। गौरव जी कह रहे हैं, मिस्टर मोहन सर, चैम्बर से हमें रिटन ईमेल में गाइडेंस नहीं दे मिलता, वर्बल कम्युनिकेशन मिलता है। तो गौरव जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वर्बली आपकी बात का, देखिए ये कोई लीगल एडवाइस, कोई चैम्बर हो तो कोई लीगली तो कोई लीगल एडवाइस तो मतलब हम आपको एज ए मेंबर हम आपको सब बता सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई आपने कोई पूछा होगा, हमने तो चैम्बर की तरफ से एक टेलीग्राम पर एक ग्रुप भी बना रखा है जो चैम्बर के मेंबर्स हैं, और जो भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका तुरंत मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ 24 आवर्स, वैसे तो 1-2 घंटे के अंदर ही उसका जवाब दिया जाता है राइटिंग में। जो भी चैम्बर के मेंबर हैं उनके लिए खास तौर से एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें हम जवाब देते हैं। और अगर आप फिर भी मेंबर हैं तो आप प्लीज़ आप info@indiansmechamber.com पर मेल भेजिए, और उसको आज के मीटिंग का रेफरेंस देखिए और अपना मेंबरशिप नंबर जरूर लिखिए सब्जेक्ट लाइन में। आई विल सी टू इट कि जो भी कंसर्न पर्सन है वो जरूर आपको जवाब दें। आकाश कांबले जी कह रहे हैं, एज पर द एक्ट पेमेंट शुड बी विद इन 45 days. What can be done to ensure this? The portal is for payment stuck.
no working relation, but what about clients with above 90 days and still in business? देखिए ठीक है, वो प्रोविजन है 45 डेज का बिल्कुल। और अगर 45 डेज में पेमेंट नहीं करते हैं तो आप MSCFC में जा सकते हैं। यहाँ भी एक हम प्रेजेंटेशन भी देंगे, आप उसको भी देखिए, फिर आप और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पीयूष सर, ये नंदिता जी कह रहे हैं कि we are filed in MSME 4 months back regarding payment issue, but still we are not got payment and my any response from MSME or client. So how to escalate this issue? हाँ, ये एक अच्छा एक क्वेश्चन है सर कि अगर वहां से कोई नहीं आता तो क्या कोई कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कोई एस्केलेशन सिस्टम, कोई अपील सिस्टम ऐसा है कि भाई हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, या जिनके पास अपने अपनी अर्जी लगाई है उन्हीं के सामने बस अपना गिड़गिड़ाते रहना है? इंडिविजुअल लेवल पे तो ऐसा वैसे हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने बताया ना कि जैसे केसेस जब डिले होते हैं, जैसे दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली में 6000 केसेस जो है पेंडिंग पड़े हैं। अब नेचुरली वो सीरियल से ही केस लिए जाएंगे, जिन्होंने पहले केस फाइल किया है उनको पहले लिया जाएगा, जिन्होंने बाद में किया है बाद। डिले तो हो रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि डिले हो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम उनके लिए भी है और केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये भी एक समस्या है। तो डिले तो हो रहा है, लेकिन बस यही है कि वो सीरियल से ही लिए जाएंगे, और उसमें यह है कि अगर मान लीजिए किसी का पेमेंट ज्यादा है, ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर केस में अगर हमारे पास रेफरेंस आता है तो हम उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेते हैं MSFC को कि थोड़ा सा इसको प्रायोरिटी पे ले लिया जाए केस। जी, आप कह रहे हैं कि एफिडेविट रिक्वायर्ड ऑन स्टैम्प पेपर। जी बिल्कुल, एफिडेविट जो होता है वो स्टैम्प पेपर पर ही होता है। राहुल जी, आप बार बार ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शायद मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ ठीक से, तो आप अगर मेंबर हैं तो आप प्लीज़ हमें डॉक्यूमेंट के साथ बताइए। और हम कभी, आप मेंबर हैं तो कल हम एक 4 बजे, कल हमने शाम को 4 बजे अलग से एक मीटिंग रखी है मेंबर्स ऑफ चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के जो भी मेंबर हैं, और वहाँ पर आप सबका जो मेंबर है उनका डायरेक्ट 1 to 1 बात कर सकते हैं। कई बार चैट पर उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मैं उतना समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप पूछ रहे हैं कि भाई जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है सैलरी उसको देनी है, तो ये डिपेंड करेगा कि जो एम्प्लॉय हैं वो किसके एम्प्लॉय हैं, किसके पेरोल पर हैं। ये पूछ रहे हैं जयश्री रेल कंस्ट्रक्शन से, वी हैव इन्वेस्टेड ओन सेविंग एंड बैंक फंड इन रेलवे प्रोजेक्ट एंड सफरिंग फॉर पेमेंट सिंस लास्ट 2 years ड्यू टू अनसीन बिहेवियर ऑफ रेलवे ऑफिशियल। We complained at higher level, then field engineer are blaming us for false thing. No one listening. Bank classified us as on 1/4/2021 as NPA. We are MSME उद्यम नंबर ये है हमारा। बैंक है और collateral amount of approximately ₹4 crore. Bank not given us facility under ECLGS emergency credit line and CGSST। एक ही हो सकता है वो, तो खैर ये आप सबऑर्डिनेट डेट की बात कर रहे हैं और ECLGS की बात कर रहे हैं, तो इमरजेंसी लाइन या क्रेडिट गारंटी लाइन सबऑर्डिनेट डेट में से एक मिल सकता है। और पेमेंट आर ड्यू सिंस 2 years, आल्सो नॉट गिविंग क्लेम ऑफ GST इन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। आपकी समस्या जयश्री जी हम बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं, पर जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें आपने नहीं लिखा कि आपने ये MSCFC में कोई फाइल किया है या नहीं किया है। और ये जो आप कह रहे हैं, ये मैं जब अपना प्रेजेंटेशन दूंगा, मेरा भी कहना ये है कि भैया हमारा तो अकाउंट NPA हो जाएगा आपकी वजह से, आप पेमेंट नहीं करेंगे। तो अगर आप मेंबर हैं तो जरूर आप हमें बताइए। और ये जो आपका इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में अगर आप एलिजिबल थे बेस्ड ऑन योर आउटस्टैंडिंग ऑन 29 फरवरी 2020, और जो एसेट क्लासिफिकेशन जो आपका था वो स्टैंडर्ड या SMA मतलब 0 में था, तो आप को बिल्कुल ये मिलना चाहिए था। और आप प्लीज़ मुझे पूरी डिटेल भेजिए गिविंग टुडेज रेफरेंस। मैं कोशिश करूंगा कि जरूर आपकी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि हमने अपने कुछ मेंबर्स हैं सर, उनको ये समस्या हुई थी कि बैंक उनको नहीं दे रहा था। हमने बात की, इवन जो NCGT हैं उनके CEO से भी बात की और बैंक से बात की, और आई एम हैप्पी टू शेयर कि वहाँ पर उनको ये जो लोन था वो डिसबर्स हुआ। MSME FC में कंप्लेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अच्छा, आपने कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर हमारी कुछ मदद चाहते हैं तो जरूर बताइए। इफ रेलवे कैन डू दिस, व्हाट टू से ऑफ अदर सेक्टर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आप जब एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और वो भी रेलवे जैसा डिपार्टमेंट अगर पेमेंट हमारा डिले करेगा तो फिर हम और कहाँ जाएं।
तो बड़ी बड़ी समस्या है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीयूष जी, अगर आप मुझे परमिशन दें तो एक छोटा सा मैं ये एक प्रेजेंटेशन दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल करिए। तो वैसे तो वही है सर जो आपने बताया है, शायद वो उनमें ही कुछ रिपीटिशन होगा, बट आपको ये स्क्रीन मेरा दिख रहा है? स्क्रीन बिल्कुल अवेलेबल है। तो ये पीपीटी आपको दिख रही है ना सर? हाँ बिल्कुल। ओके। तो ये कुछ कोशिश कर रहे हैं कि डिलेड पेमेंट टू एमएसएमईज का, और जैसे आपने भी कहा और मैं भी हमेशा कहता हूं कि ये जो एबिलिटी टू ट्रेड है, इट्स ए थ्रेट टू द एबिलिटी टू ट्रेड ऑफ दीज एमएसएमईज, क्योंकि होता ये है कि जब हमारा पेमेंट कहीं स्टक अप हो जाता है तो जो हमें ऑर्डर और मिलने होते हैं, हम वो ऑर्डर और ले नहीं पाते। हमें लगता है कि अभी हम इनको पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि जो हमारा पेमेंट है वो तो स्टक अप है हमारे कहीं बायर के पास, और अब हम ये जो और ऑर्डर ले लेंगे उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे। तो हम, हमारी जो एबिलिटी है कि जो अगर हमें समय से पेमेंट मिल जाता तो हम शायद और बिजनेस कर सकते, वो हमारा हम नहीं कर पाते। और इससे होता यही है कि वर्किंग कैपिटल में गैप हो जाता है, क्योंकि जो हमारा कैश है वो क्रेडिटर्स से हुआ, फिर हमने उसका इन्वेंट्री परचेज किया और वहां जाकर वो फिर डेटस में फंस जाता है, और जब डेटस में फंस जाता है वो वापस फिर जो साइकिल है, वो जो कैश या हमारे बैंक में पैसा आना था वो नहीं आता, तो हमारा ये हमारी जो वर्किंग कैपिटल है उसको इम्पैक्ट कर देती है। और इससे फिर हमारा जो कैश फ्लो है उसमें मिसमैच हो जाता है, यानी कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो जो हमने बना के अपने प्रोजेक्शंस करे होते हैं वो उसमें मिसमैच हो जाता है। और ये जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि हमारा मिसमैच हुआ, हमारा अकाउंट एनपीए हो जाता है, जो हमारे लेंडर्स हैं बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो ना इस बात को समझते हैं ना वो समझ सकते हैं लीगली, क्योंकि हमने खुद कहा है कि भाई हमारा 90 डेज 120 दिन में 100 पेमेंट आ जाएगा, वो नहीं आता तो उनको बैंक्स तो कहीं से पेमेंट दिला नहीं सकते, तो वो तो हमारा अकाउंट एनपीए कर देते हैं। तो ये प्रोविजन, अब मैं आपको बताऊंगा 3 प्रोविजंस के बारे में खास तौर से, क्योंकि जो कोर्ट कचहरी में जाना है, ये जो प्रोविजन है, चेक डिसऑनर है, ये वो बड़े टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम यहाँ भी काफी लगने लगा है अब, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये थोड़े फास्ट हो सकते हैं। एक तो है प्रोटेक्शन अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, जिसके बारे में पीयूष जी ने अभी हमें काफी बताया था। दूसरा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के अंदर, और तीसरा है बिल डिस्काउंटिंग अंडर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। तो मैं एक एक करके तीनों के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालूंगा आपके लिए। तो पहले एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत प्रोविजन ये है कि वहाँ ये वो कहता है, एक्ट ये कहता है कि पेमेंट जो है वो किसी भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का पेमेंट वो 45 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। बायर कोई भी हो, दूसरा एमएसएमई भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है। और अगर 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं होता तब कंपाउंड इंटरेस्ट देना होता है विद मंथली रेस्ट, विच इज 3 times ऑफ बैंक रेट नोटिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये लगभग 5% के करीब हुआ, 5-5.5% के करीब अभी, तो 17-18% के करीब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वो अगर नहीं देते तो आप एमएससी एफसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल को ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब ये प्रोविजंस हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। सेक्शन 15 में कहा है कि शैल नॉट एक्सीड 45 डेज। सेक्शन 16 में कहा है कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है जो मैंने आपको बता दिया, और सेक्शन 18 जो कहता है कि आप एमएससीएफसी में माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल में रेफरेंस दे दीजिएगा। अब ये एक क्वेश्चन था अभी पूछा था कि ये कैसे हम करें, तो ये क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पर है। ये ई समाधान पोर्टल है, समाधान करके वहाँ पे ये कहते तो ये है कि 90 डेज में उसका निपटारा कर देंगे, एक्ट में लिखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए हमें आपको सबको मिलके लड़ना होगा। और यहाँ पर एक जरूरी ये है कि पहले ये उद्योग आधार होता था, अब ये उद्यम रजिस्ट्रेशन है, तो आपका पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 1 अप्रैल 2021 से ये कंपलसरी हो गया है।
इसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो उद्योग की जगह आप उद्यम समझ लीजिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन है, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, किसी भी एक डायरेक्टर का, पार्टनर का, प्रोपरेटर का, बायर की डिटेल आपके पास होना चाहिए, और वर्क ऑर्डर यानी परचेज ऑर्डर और इनवॉइस की कॉपीज आप ये स्कैन करके रख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको कहा, वर्क ऑर्डर या परचेज ऑर्डर नहीं है तो एक एफिडेविट आप बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये जो पोर्टल है यहाँ पर आप जाइए, और ई समाधान, पोर्टल का नाम है समाधान SAMADHAAN.MSME.gov.in। यहाँ पर आप जब लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो लेफ्ट में मैंने आपको दिखाया है ये इस तरह से कुछ खुलेगा, और दूसरा टैब आप देखेंगे तो वहां पर आपको लिखा मिलेगा केस फाइलिंग फॉर एंटरप्रेन्योर ऑब्लिक MSc यूनिट। आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको अपना जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, आपका जो डायरेक्टर का या पार्टनर का, प्रोपरेटर का जो मोबाइल नंबर है वो डालिएगा। आपके पास एक OTP आएगा, आप एक जो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर दिया होगा आप सेम एज इट इज टाइप कर दीजिएगा, और इसको वैलिडेट उद्योग आधार या वैलिडेट उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। अब आपके फोन पर आप देखेंगे एक OTP आ गया है, आप उस OTP को डालिए, कंटिन्यू कर दीजिएगा, और लीजिए ये एक प्री फिल्ड आ गया आपके पास, क्योंकि आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ वैलिडेट कर दिया। तो आपके उद्यम के हिसाब से जो आपकी डिटेल है कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपका जो एड्रेस क्या है, ये सब चीज़, आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, ये सब आ गया है। आप इनको एक बार चेक कर लीजिएगा और आप आगे बढ़िएगा। अब आपको बायर की डिटेल भरनी है, यानी बायर की डिटेल आपको डालनी है कि वो किस कैटेगरी में है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, गवर्नमेंट है, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, किस स्टेट में है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल नंबर क्या है, और कितना अमाउंट पेबल है। ये ध्यान से देखिएगा, ईमेल की और फोन नंबर ठीक डालिए, क्योंकि इसी ईमेल पर उनको ये जो नोटिस है जो सर ने बताया था अभी, पीयूष सर ने, वो जाएगा। अब आप ये वर्क ऑर्डर आपको और इनवॉइस अपलोड करने हैं। आप देख रहे हैं एक बार में 3 आप इनवॉइस या वर्क ऑर्डर दोनों आपको करने हैं। 3 रो हैं तो आप 3 कर सकते हैं एक बार में। वर्क ऑर्डर नंबर 1, इनवॉइस नंबर 1, फिर वर्क ऑर्डर नंबर 2, इनवॉइस नंबर 2, वर्क ऑर्डर नंबर 3 और इनवॉइस नंबर 3। यहाँ पर आपको एक मैं सलाह देना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता है कि आपके जो वर्क ऑर्डर हैं और इनवॉइस हैं वो हो सकता है बहुत ज़्यादा हों, 20, 30, 40, 50। तो आप या तो हर बार फिर लॉगिन करिए, फिर 3 करके डालिए। इससे बढ़िया आप एक PDF फाइल तैयार कर लीजिएगा। जितने भी वर्क ऑर्डर हैं उन सबको एक PDF फाइल में बनाइए, जितने भी इनवॉइसेज हैं उन सबको एक PDF फाइल बनाइए, और एक बार में ही काम कर दीजिए, अपलोड कर दीजिएगा। इसको आप सबमिट करिए, और एक बार यहाँ पर आपको कहेंगे कि भैया जो आपने भरा है एक बार देख लो, अच्छे से वेरीफाई कर लो कि आपने जो लिखा है डिटेल विटेल सब ठीक है। ऐसा तो नहीं 5 लाख की जगह अमाउंट 50 लाख की जगह 5 लाख लिखा गया हो, गलती से एक जीरो लगाना भूल गए हो। तो देख लीजिए, आप सारी इन्फॉर्मेशन, मेल ID, फ़ोन नंबर, अपना डिटेल सब चेक कर लीजिएगा, और ये वेरिफिकेशन जो कैप्चे है वो डालिए और सबमिट कर दीजिएगा। आपको एक बार रिफ्रेश करा देता हूँ। सबसे पहले समाधान.msme.gov.in पे लॉगिन कीजिए। वहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा, केस फाइलिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स ऑब्लिक MSc यूनिट। वहाँ पर अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन डालिए, आधार नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, वेरिफिकेशन कोड डालिए। आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। एक प्री फिल्ड आपको फॉर्म दिखाई देगा, उसको देख लीजिएगा कहीं कुछ गलत तो नहीं है। बायर की डिटेल डाल दीजिएगा, अपने वर्क ऑर्डर और इनवॉइस को अपलोड कर दीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिए डिटेल को, और फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। तो ये हुआ, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास तुरंत एक इंटीमेशन आ जाएगी, और एक आपके बायर के पास भी ये एक नोटिस के रूप में चला जाएगा। दूसरा जो सर ने बताया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, मैं भी क्लियर कर दूं कि ये कोई रिकवरी कोड नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा था। ये एक्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो 2016 में आया था, वहां पर ये कहा था कि डिफॉल्ट अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा है पहले, जिसको बढ़ाकर जैसे सर ने बताया 1 करोड़ कर दिया गया है, 100 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। तो अगर डिफॉल्ट 1 करोड़ से ज़्यादा है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट नहीं है, और यहाँ कंडीशन ये है कि आपका जो बायर है वो कॉर्पोरेट होना चाहिए। कॉर्पोरेट से मतलब यह है कि
जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड हैं, जैसे 1 पर्सन कंपनी, LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड होते हैं। तो आपको MCA की साइट पर जाकर चेक करना होगा कि वो कॉर्पोरेट है या नहीं। अगर ये है तो सिंपल, आपको पहले उनको 10 दिन का एक नोटिस देना है, और अगर वो 10 दिन में आपका पेमेंट नहीं करते तब आप एक को एप्लीकेशन फाइल करनी है टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। वहाँ पर अगर आप ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे और आपकी जो मैंने कंडीशन बताई थी 3 वो पूरी कर लेते हैं कि डिफॉल्ट 1 करोड़ या उससे ज़्यादा, देयर इज नो प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट एंड द बायर इज ए कॉर्पोरेट, तो आपकी अगर एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है तो उसका इम्प्लीकेशन पीयूष सर ने बताया था कि जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, एक प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाएगा NCLT की तरफ से, वो कंपनी रन करेगा और ये 180 दिन में कोशिश करके उस प्रोसेस को पूरा करेंगे। तो ये भी एक इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। जब ये 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट था तब तो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। अभी ये लिमिट बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। मैं आपको यहाँ ये और बता दूं कि एक प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का एक और अनाउंसमेंट कर दिया है सरकार ने। उसके लिए, क्योंकि वो बहुत ही लीगल है, उसके लिए हम वेबिनार कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, उसमें हम NCLT के ही पास्ट प्रेसिडेंट जस्टिस MM कुमार जी को बुलाकर वेबिनार्स कर रहे हैं। आप उसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जरूर बताइए, हम आपको उसके लिए भी इन्विटेशन भेजेंगे। जो तीसरा तरीका है वो है बिल डिस्काउंटिंग थ्रू ट्रेड्स, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम के थ्रू। आप अगर आपका जो बायर है वो बड़ा लार्ज कॉर्पोरेट में आता है, मैं बताऊंगा कैसे, तब आप यहाँ पर 3 दिन के अंदर पेमेंट ले सकते हैं। ये एक ऑनलाइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अपने इनवॉइस और बिल अपलोड करने होते हैं। जब आप अपना बिल अपलोड कर देते हैं और आपका जो बायर है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स आकर बिड करते हैं, और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ही आपको ऐसा कम मिलता है जिसकी उम्मीद शायद बैंक से करना मुश्किल होता है। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किससे अपना बिल डिस्काउंट कराना चाहते हैं, और थर्ड डे आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाता है। जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं और जो भी इसके अलावा जो भी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो सभी इस ट्रेड प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं एज ए बायर। आप उनके बिल्स को यहाँ डिस्काउंट करा सकते हैं। इसके लिए हमने बहुत सारी MSME हेल्पलाइन पर आपने शायद देखी होंगी, बहुत सारी वीडियो में पोस्ट करता रहता हूँ। हमने एक MSME की पाठशाला भी हमने शुरू की है जहाँ पर हम बहुत सारे जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस आती है वो हम आपको बताते रहते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जो मैं आपको बता रहा था। पीयूष सर, कुछ और इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें सर? का हमने जो प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किए थे RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से 1 नवंबर 2018 से हमने शुरू किया इसको, और इनिशियली हमने इसको वही 500 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों को ही रखा था, क्योंकि हमने ये देखा कि पहले इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ऐसी कंपनियां लगभग 6 से 7 हजार हैं जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है। तो हमने उनके लिए ये स्ट्रिंजेंट प्रोविजन यही लेके आए थे कि आप सबको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इन प्लेटफॉर्म पे, और MSC के लिए भी हमने बोला, क्योंकि जब दोनों रजिस्टर्ड होंगे तभी इसका बिजनेस जो है वो हो पाएगा। तो MSC को थोड़ा इनिशियली इसमें दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उनसे चार्जेस लिए जाते थे प्लेटफॉर्म के। 3 प्लेटफॉर्म है, RXIL, A-Trades और M1, 3 प्लेटफॉर्म है। तो MSME के लिए रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा दिक्कत आती थी कि उनको एक तो प्रोसेस नहीं पता था, और दूसरा ये है कि उनको फीस भी ली जाती थी। तो 10,000 फीस भी एक छोटे माइक्रो की तरफ से देखें तो थोड़ा सा ज्यादा है। तो हमने जो है इसको थोड़ा सा प्रयास किया, और गवर्नमेंट की तरफ से हमने इनको फीस को एग्जाम्प्ट करा दिया कि फीस कोई नहीं लगेगी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, जबकि जो आपका बायर है, जो कंपनीज हैं 500 करोड़ से ऊपर वाली और सभी CPSEs, उनके लिए फीस है। तो इस पे जो है ट्रांजैक्शन जो है अब शुरू हो गया और इसका फायदा मिल रहा है। इसमें जो है कोई MSC के रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये MSME के लिए है, और मीडियम भी इसमें इंक्लूड है। तो दोनों का एक ही प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। तो अगर आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका जो बायर है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है।
क्योंकि जरूरी नहीं है वो तीनों पे ही हो, वो किसी एक पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जबकि आपके लिए फैसिलिटेट है क्योंकि फीस नहीं है तो आप तीनों पे रजिस्ट्रेशन कर लें। तो इसका जो है बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन इसका हम और भी प्रोविजन इसके चेंज करने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा हमारे पास यही रिप्रेजेंटेशन या आ रही हैं कि इसको थोड़ा सा स्ट्रिंजेंटली फॉलो किया जाए और इसको थोड़ा सा मतलब इफेक्टिव बनाया जाए। तो उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, इसमें अभी प्रोविजन ही है कि हम इसको 500 करोड़ से नीचे ला करके 250 करोड़ कर दें। यानी अभी जो है प्रोविजन वो ये है कि 500 करोड़ से ऊपर वाली कंपनियां हैं, तो चूंकि अब काफी सारी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, तब हम ये भी प्रोविजन इसमें चेंज करने वाले हैं कि इसमें जो है हम 250 करोड़ करते हैं इसकी लिमिट। हालांकि अभी ये प्रोविजन ही है, अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, इसमें नोटिफिकेशन वगैरह इशू करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास चूंकि बहुत सारे प्रेशर है कि इसको जो है 250 करोड़ किया जाए, तो हम उस पर प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हम ये भी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम 50% जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रेड्स के थ्रू हो। यानी जब आप सप्लाई करते हैं तो जो आपका पेमेंट है वो जो है आपको ट्रेड्स के थ्रू मिले, तो ये दोनों के लिए ही एक फायदेमंद है, और एमएसएमई के लिए तो है ही है। तो ये जो प्रोविजन है ये सब अभी में हमने चेंज करने हैं, ये सब हमारे मतलब विचार विमर्श में चल रहे हैं, एग्जामिनेशन में है। तो इसमें हम अगर चेंज कर पाएंगे तो इसमें खूब फायदा मिलेगा ट्रेड्स का। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये नहीं, आपकी तरफ से खैर मैं हमेशा देखता हूँ कि हमेशा आप तैयार रहते हैं एमएसएमई की मदद के लिए। और मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, कि आपको अपने बायर की ड्यू डिलिजेंस पूरी तरह से करनी चाहिए। बिफोर एक्सेप्टिंग एनी ऑर्डर, आप पहले देखिए कि बायर इस लायक है या नहीं कि आपका पेमेंट समय से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो एक वैसे तो आप उनकी बैलेंस शीट देख सकते हैं, अगर वो कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पर रजिस्टर्ड हैं, तो आप 10 रुपये 50 रुपये कुछ ऐसा पेमेंट करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से उनके सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने उसके लिए पीयूष जी को बल्कि मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप ही की मेहनत और कोशिशों के कारण एक एमएसएमई 1 फॉर्म का सर आपने एक शुरुआत कराई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, जो आप ही की पहल थी वो, जिसमें ये हुआ कि हर कंपनी को एवरी 6 मंथ्स एक फॉर्म सबमिट करना होता है एमएसएमई 1, जहां उनको बताना होता है कि अगर उन्होंने किसी एमएसएमई से माल परचेज किया या कोई सर्विस ली और उन्होंने 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, कितने दिन का उन्होंने डिले किया, कितना इंटरेस्ट है, और साथ में रीजन देना होता है कि भैया वो क्यों हमने समय से 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया। तो आप उस कंपनी का जाकर ये एमएसएमई फॉर्म 1 भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि उनका पास्ट ट्रेंड कैसा है, वो समय से पेमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। और उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में इस चीज को डाला भी है नहीं है कि मेरा पेमेंट जो है एमएसएमई के अगेंस्ट में ड्यू है। हम्म, हम्म, वो भी देख सकते हैं कि उन्होंने जो है अपनी बैलेंस शीट में इसको शो किया है नहीं किया है, क्योंकि ये कंपल्शन है कि हाँ अगर एमएसएमई इसके अगेंस्ट में कुछ भी आपका पेमेंट ड्यू हो तो आप उसको शो करेंगे। तो वो भी जी आप चेक कर सकते हैं कि उसने अपनी बैलेंस शीट में आपका पेमेंट शो किया है नहीं किया है, डिलेड पेमेंट। जी 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 बिल्कुल। उमेश जी कह रहे हैं कि हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं और हमारे जो मोस्ट ऑफ द जो कस्टमर्स हैं वो नॉन कॉरपोरेट हैं, तो कैसे डील कर सकते हैं। तो उमेश जी बिल्कुल, एमएससी एफसी में आप अगर आपके जो बायर हैं वो नॉन कॉरपोरेट हैं तब भी आप वहाँ जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जयश्री रेल कॉरपोरेशन से कह रहे हैं कि सर हम आपको अपने डॉक्यूमेंट कैसे भेज सकते हैं, बैंक हमारी मदद नहीं कर रहा, 3 करोड़ के हमारे पास ऑर्डर हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया जयश्री जी, अगर आप मेंबर हैं तो बिल्कुल आपके पास मेल आईडी है, जिस मेल आईडी से आप उनको मेंबरशिप नंबर और सब डिटेल आती जाती हैं, आप उस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम 1-to-1 बात भी करते हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं जब भी उनको ज़रूरत होती है हम उनको, जब कोविड नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, तो फिजिकली हम लोग मिलते थे, कभी भी मुझसे भी मिल सकते हैं। और कोविड के बाद अगर आप चाहते हैं, आप मेंबर हैं, तो आप फिर हम कभी भी मुझे एक मैसेज भेजिए, मेल कीजिए अपना मेंबरशिप नंबर देकर, और मैं सेटअप कर देता हूँ तुरंत मेरा ऑफिस एक मीटिंग आपके साथ। 1-to-1 होती है मीटिंग बिल्कुल, और आप और हम जैसे आमने सामने बैठ के बात करते हैं उसी तरह से वर्चुअली कर लेते हैं। तो पीयूष जी, मुझे लगा कि जैसे आपने हमें आदेश दिया था कि 1 घंटे के अंदर ये अगर कंप्लीट हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो अभी 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही हमने आपका समय ले लिया है। और मैं बस हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका कि आपने हमारा जो अ, जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी का आपने बिल्कुल एकदम
सीधे सरल शब्दों में समाधान किया। जयश्री जी कह रही हैं कि फिक्स मीटिंग, तो आपको कोई जयश्री जी मीटिंग फिक्स करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जहाँ से मेंबरशिप है आप डालिए, एक मेल आईडी है info@indiansmechamber.com। आप वहाँ पर मेल भेजिए अपनी मेंबरशिप नंबर की डिटेल देकर, और तुरंत आपके साथ हम लोग मीटिंग जरूर करेंगे। जस्ट मैं ये बता दूं, दिल्ली में जो है 11 MSCFC सेटअप हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और थोड़ा सा अभी इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है। रिसेंटली अक्टूबर में ही इनका नोटिफिकेशन हुआ था। इसमें जो इन्होंने अच्छा किया वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है चेयरमैन बनाया है। तो अगर आपका बायर भी लोकल है तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो ऑर्डर इशू होगा वो तुरंत ही डीएम के ऑफिस से इशू होगा। तो इसमें यह है कि 11 इन्होंने बना दी हैं, और 11 काउंसिल अभी थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है फंक्शन करना। हालांकि हमने इसके लिए जो है कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को चिट्ठी डाली है कि इसको थोड़ा सा इफेक्टिव बनाया जाए, क्योंकि इसमें मीटिंग्स वगैरह नहीं हो रही हैं। और अभी जो है हमने एक अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी इसके लिए लिखा है कि थोड़ा सा इसको और ऊपर के लेवल पर टेकअप किया जाए, चीफ सेक्रेटरी या एलजी के साथ में टेकअप किया जाए कि ये जो मीटिंग्स हैं इसकी रेगुलरली हो, क्योंकि इनको जो है हाई कोर्ट से ऑर्डर भी मिला हुआ है दिल्ली एमएसएफसी को कि रेगुलर मीटिंग्स जो है ऑर्गेनाइज की जाएं, और सेक्रेटरी के पास में अगर टाइम नहीं है किसी वजह से तो वो जो है पावर डेलीगेट किए। तो इन्होंने डेलीगेट तो कर दिया पावर। अब यह है कि अगर ये मीटिंग्स होती हैं तो इसमें जो हेडक्वार्टर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके जो हेडक्वार्टर में जो एसडीएम है वो इसके नोडल ऑफिसर हैं। तो उनके साथ भी हम लोग थोड़ा सा टाई अप रख रहे हैं कि इसमें जो है हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें केसेस चूंकि बहुत ज्यादा पाइल अप हो गए हैं तो इसको जल्दी निपटाया जाए। जी जी बिल्कुल। नहीं, आपकी तरफ से पूरी कोशिश है, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी समस्याएं रहती हैं, बट हम सब अगर मिलकर लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हमें अपना पेमेंट समय से मिलने लगेगा। और जैसे सर ने बताया दिल्ली स्टेट के लिए, तो मैंने भी अभी पिछले दिनों ही कुछ सर जो हमारे मेंबर हैं जिनका पेमेंट समय से नहीं आ रहा, मैंने मिस्टर अरविंद केजरीवाल को, एलजी को, इनको भी मैंने लेटर भेजे हैं। मैं समझता हूँ कि इस समय थोड़ा कोविड की समय है तो वो शायद इन लेटर्स पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, बट इस समय जल्दी निकल जाएगा। बुरा समय है, और मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि प्लीज़, ये समय बहुत ही भयानक है, बहुत डरावना है। और मैं समझता हूँ कि हम सब में से कोई ना कोई, हमारे कोई ना कोई जानने वाले, अभी माहौल ऐसा हो गया है कि शायद ये पिछले साल से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। कहीं ना कहीं जिनसे भी बात करो उनके कोई ना कोई जानने वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, मित्र कुछ ना कुछ अफेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। तो आप प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, और जो भी गाइडलाइंस हैं कोरोना से बचने की, चाहे वो मास्क हो या वो सैनिटाइजर हो या वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या वो हाथ धोने की प्रक्रिया हो, प्लीज़ सबको फॉलो कीजिए। घर से कम निकलने की कोशिश कीजिए। जब बिल्कुल ही कोई मजबूरी हो तभी निकलिएगा, नहीं तो जितना बच सके उतना बचने की अभी हमें शायद ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और अंत में आप सभी दोस्तों का जिन्होंने इस कठिन घड़ी में भी समय निकाला, हमसे सवाल पूछे, और हमने भी अपने मैं तो खैर क्या कहूँ, पीयूष जी ने अपनी पूरी एक्सपर्टाइज के साथ पूरे सरल शब्दों में उन सबको जो आपका जवाब दिया है, हम आभारी हैं श्री पीयूष अग्रवाल जी के। जी धन्यवाद सर। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सर। आप कुछ लास्ट में सर, अगर कुछ और कुछ आप कुछ लास्ट कमेंट, कुछ लास्ट एडवाइस कुछ देना चाहें सर। नहीं मतलब बस यही कहें कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से हम यही कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि डिलेड पेमेंट की प्रॉब्लम को हम ओवरलुक कर रहे हैं। हम लोग अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो है बेनिफिट दिया जाए एमएसएमई को, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि देखिए ये इतना छोटा इश्यू नहीं है। जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी थी एमएसएफसी को, तो एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिया जा सके। तो ऐसे सब जो समस्याएं हैं इनका जो है समाधान में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये जो है आपसी मतलब कोऑर्डिनेशन से और आपसी डिस्कशन से ही हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें कंबाइंडली जो है इसमें बैठे और हमसे डिस्कस करें, और हम लोग भी उनके साथ मीटिंग्स करके ये डिसाइड करें कि भाई किस तरह से इसको रिजॉल्व किया जाए, किस तरह से केसेस जो फाइल हो रहे हैं उसको जो है रिजॉल्व किया जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है तो किस तरह से हम उनकी हेल्प करें। तो इस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार, बस मैं यही कह सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और लेकिन अभी बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ करने की जरूरत है।
धन्यवाद. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. And thanks to all.